फ्रेंड्स, आज हम RSCS से का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या चीज़ें कवर की थी। सबसे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा था कि रेड हैट 7 का डायरेक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, रेड हैट 6 में और 7 में क्या डिफरेंस है। उसके बाद देखें उसमें देखा था कि हम रेड हैट 7 के अंदर उन्होंने क्या क्या चीज़ें न्यू ऐड की हैं, क्या क्या फीचर ने ऐड किए हैं। उसके बाद हमने उसमें देखा था कि रेड हैट का ऑफिशियल कोर्स आउटलाइन किया है रेड हैट 7 की। तो अब हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि रेड हैट 6 के अंदर और 7 के अंदर जो मेजर चेंजेस थी वो सारी सर्वर साइड पे है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर साइड्स पर जो चेंजेस हैं वो ये हैं, टॉपिक्स वही हैं, सब्जेक्ट वही हैं, चैप्टर वही हैं। उन टॉपिक्स के अंदर से कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई, कुछ चीज़ें रिमूव कर दी गई हैं। चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐड कर दिए गए हैं, कुछ रिमूव कर दिए गए हैं। और जो ऐड किए हैं जो ऐड किए हैं उसमें काफ़ी चीज़ें इन्हांस कर दी गई हैं। जिसे हम आस्ता आस्ता देखते हैं क्या क्या जो डिफरेंस थी। 6 के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, 7 के अंदर क्या क्या चीज़ें उन्होंने ऐड कर दी हैं। टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज उन्होंने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। अब हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, अब हम इस लेक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले एक्सेस शेल पॉइंट, कि हम अपने शेल प्रॉम्प्ट के ऊपर कमांड लाइन का क्या सिंटैक्स है। उसके बाद हम देखेंगे इनपुट एंड आउटपुट रिट्रैक्शंस क्या होती हैं। ग्रैब ग्रैब किस तरह यूज़ कर सकते हैं, पी ग्रैब किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ई ग्रैब किस तरह यूज़ कर सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, यूज़र को मल्टी यूज़र टारगेट के अंदर किस तरह स्विच और लॉगिन किया जा सकता है, आर्काइव, कंप्रेस, अनकम्प्रेस एंड अनपैक अपने डाटा को किस तरह कर सकते हैं। उसके लिए कुछ टूल्स हैं टार के, gzip के और bzip2 के। उसके बाद क्रिएट एंड एडिट टेक्स्ट फाइल्स, क्रिएट, डिलीट, कॉपी एंड मूव फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। उसके बाद देखेंगे क्रिएट हार्ड लिंक्स एंड सॉफ्ट लिंक्स। तो अब हम लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपनी मशीन के ऊपर। ये हमारे पास मशीन है जो मैंने अभी इंस्टॉल की थी थोड़ी देर पहले। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर देख लेते हैं हमारे पास कमांड टाइप कितनी किस्म की होती हैं। कमांड की जो टाइप्स है, एक एलियस है, एक इंटरनल कमांड्स है और एक एक्सटर्नल कमांड्स है। ठीक है, इंटरनल कमांड्स वो होती हैं जिसके लिए हमें बैक एंड के पे कोई प्रोसेस रिक्वायर्ड नहीं होता। जिस तरह cd, pwd, ls, इन कमांड्स के लिए हमें बैक एंड पे कोई प्रोसेस रिक्वायर्ड नहीं होता। और एक्सटर्नल कमांड्स वो होती हैं जिसके लिए हमें बैक एंड पे कोई ना कोई प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है। जब हम कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो बैक एंड पे उसका कोई ना कोई प्रोसेस क्रिएट होता है, रनिंग स्टेट में होता है। उसके बाद एलियस हम देख लेते हैं। एलियस एक शॉर्टकट लॉन्ग कमांड का एक शॉर्टकट होता है जो हम किसी भी कमांड का शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। लॉन्ग कमांड का शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह अभी हमारी मशीन के ऊपर कुछ एलियस बने हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट, वो मैं एलियस आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये कुछ एलियस बने हुए हैं हमारे पास। सीपी का एलियस है, ई ग्रेप का, एफ ग्रेप का, ग्रेप का, एल का, डबल एल का, एल एस का, एम वी का, आर एम का, ये कुछ एलियस हैं। तो हम सबसे पहले हम अपना कोई एलियस बना लेते हैं। एलियस किस तरह बनाते हैं? एलियस बनाने के लिए एलियस नेम इज इक्वल टू कमांड, कि हम यहाँ पे कोई भी कमांड दे देंगे। तो एलियस बनाते हैं। सबसे पहले कमांड बनाने से पहले, एलियस बनाने से पहले हम कोई कमांड चला कर हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम डेट की कमांड चला के देख लेते हैं। डेट की कमांड क्या काम करती है? डेट की कमांड करती है कि हमारे पास बताती है कि आज डेट कौन सी है, मंथ कौन सा है और टाइम एंड डेट क्या है। हम इसी डेट कमांड का एलियस बना लेते हैं। एलियस बनाने के लिए सबसे पहले एलियस डी इज इक्वल टू, मैं नाम कोई भी रख सकता हूँ, तो मैं अपने लिए आसानी के लिए डी रख लेता हूँ, डेट। एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास एलियस तैयार हो गया। एलियस चेक करने के लिए कमांड एलियस है।
तो ये मेरे पास देखें एक एलियस तैयार हो गया। अब मैं शॉर्टकट ही यूज़ करूँगा, सिंपल डी यूज़ करूँगा, तो मेरे पास कमांड का आउटपुट आ जाएगा। जो डी पूरी कमांड लिखने से आता था, मेरे पास ये आ गया। अब ये एलियस था कि जो हमने रन टाइम पे जो टर्मिनल पे क्रिएट किया था, जब मेरे पास मशीन रीबूट होगी तो ये मेरे पास ख़त्म हो जाएगा। तो उसको परमानेंट सेव करने के लिए जिस यूज़र से लॉगिन हो उस यूज़र की होम डायरेक्टरी के अंदर -rc की फाइल पड़ी होती है, उसमें जाके मैं कुछ एलियस ऑलरेडी डिफाइंड है, तो मैं उसमें जाके इसी तरह एक एलियस डिफाइंड कर देता हूँ। सी का कर दे तो सी इज इक्वल टू क्लियर। इसके अलावा एलियस IP इज इक्वल टू इफ कन्फिग। ठीक है, फाइल को सेव कर देता हूँ। तो मैं इस फाइल को एक दफ़ा सोर्स कर लेता हूँ ताकि इस फाइल को कर्नल रन टाइम पे रीड कर ले। \_rc। तो अब मैं एलियस की कमांड एक दफ़ा एंटर करता हूँ ये दिखाने के लिए कि हमारे पास जो हमने इस फाइल के अंदर \rc की फाइल के अंदर हमने 2 एलियस बनाए थे वो भी हमारे पास शो हो गए हैं, एक क्लियर नाम का, ठीक है, और दूसरा इफ़ कन्फिग के नाम का। तो मैं एक दफ़ा इफ़ कन्फिग की बजाय IP देता हूँ तो मेरे पास वही रिजल्ट आएगा जो इफ़ कन्फिग की कमांड से आता है। तो हमारे पास अभी फ़िलहाल इंटरफेस के ऊपर कोई IP एड्रेस नहीं, तो वो आपको शो नहीं कर रहा। उसके बाद C को प्रेस करते हैं तो C से वो सारी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। ये थे एलियस। अब हम देखते हैं कि इनपुट एंड इनपुट आउटपुट रिडायरेक्शंस क्या होती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं आउटपुट रिडायरेक्शंस क्या होते हैं। आउटपुट रिडायरेक्शंस हमारे पास तीन चार किस्म की होती हैं। हमारे पास आउटपुट रिडायरेक्शन, सबसे पहले हमारे पास ये साइन आता है। ये साइन हम यूज़ करते हैं ओवरराइट के लिए। अगर फाइल में हमने कोई ओवरराइट करना है हम उसके लिए ये साइन यूज़ करते हैं। या फाइल को ब्लैंक करना है, रिप्लेस करना है, ओवरराइट करना है, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। दूसरा हम यूज़ करते हैं अपेंड के लिए। उसके बाद एक ये साइन है हमारे पास, ये हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड एरर के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं, एक ये साइन आया था हमारे पास, ये साइन आया था, ये हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट एंड एरर्स के लिए, स्टैंडर्ड आउटपुट एंड एरर के लिए। उसके बाद हमारे पास इसी के अंदर आउटपुट के अंदर हम इसी को यूज़ करते हुए साइन को /dev/null, इसको हम कहते हैं, इसको हम बिट बकेट भी कहते हैं कि हम अपना, इसका मतलब ये है कि बिट बकेट के अंदर जो हमें अनवांटेड डाटा होता है वो हम डिलीट किए विदाउट अ ट्री। जो अनवांटेड आउटपुट होती है उसको शैल बी डिलीटेड विदाउट अ ट्री, कि हम उसको ट्री की बेस के विदाउट ट्री की बेस के ऊपर उसको डिलीट कर देते हैं अनवांटेड आउटपुट को। वो हम सारी की सारी कहाँ भेज देते हैं /dev/null के अंदर। इसको हम ब्लैक होल भी कहते हैं। ये थे हमारे पास आउटपुट रिडायरेक्शंस। तो आउटपुट रिडायरेक्शन को सबसे पहले हम देखते हैं कि मैं एक फाइल, अब आउटपुट रिडायरेक्शन के लिए सबसे पहले हम यूज़ करते हैं आउटपुट रिडायरेक्शन का ये साइन। उसके बाद फिर आस्ता आस्ता बाकी साइन भी देखेंगे क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं कोई भी इको करवा लेता हूँ वैल्यू, हाय वेलकम टू उर्दू IT। इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ std आउटपुट। ये std आउटपुट, ये हमारे पास std आउटपुट है, तो उसको मैं करवा देता हूँ। अब बाय डिफ़ॉल्ट
अब stdout की एक फाइल क्रिएट होगी डेस्कटॉप पर। अगर ls करता तो आपको नज़र आ रही है, तो इसको मैं कैट करके दिखा देता हूँ। हाय, वेलकम टू उर्दू IT। ठीक हो गया। अब दूसरा साइन हम यूज़ करते हैं अपेंड के लिए। अपेंड के लिए इसी फाइल को दोबारा अपेंड करता हूँ, इको कर लेता हूँ। इसमें लिख लेता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब टू उर्दू IT यूट्यूब चैनल। इसको मैं अपेंड कर देता stdout। तो इसको दोबारा ls करके देखता हूँ। stdout, गलती होगी, stdout stdout में मैं ये फाइल रिमूव कर देता हूँ stdout वाली, ताकि कम्प्लेक्सिटी ना हो। तो मैं इसको दोबारा कैड करके देखता हूँ, तो मेरे पास अपेंड हो गया। तो इसी फाइल को मैं एम्प्टी करने के लिए सिंपल ये साइन यूज़ करूँगा, तो मेरे पास ये फाइल एम्प्टी हो जाएगी। कैट stdout एम्प्टी होगी। तो इसी तरह मैं दोबारा दोनों इकोस यूज़ कर लेता हूँ, ताकि हमारे पास वो फाइल के अंदर डाटा दोबारा आ जाए। अब उसके बाद हम यूज़ करते हैं ये साइन, ये इनपुट डिटेक्शन यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड एरर्स के लिए। ये हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड एरर के लिए। इसका अगर मैं एक्स करता हूँ तो मेरे पास ये एक एरर आ गया। ये मैंने कमांड चलाई, इसका आउटपुट के थ्रू उसने एरर आ गया, कहता है जी जो जेड हमने यूज़ किया वो एक इनवैलिड ऑप्शन है। तो मैं ये यूज़ करता हूँ ZX, इसको मैं यूज़ कर देता हूँ एरर 2 के अंदर। इसको फाइल क्रिएट कर देता हूँ std एरर। तो अब देखें इस आउटपुट के रिजल्ट पे कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि इनवैलिड था। तो इसका जो एरर रिजल्ट है वो सारा का सारा कहाँ चला गया, std एरर फाइल के अंदर, वैलिड ऑप्शन। इसी तरह मैं इस साइन के साथ हम रीडायरेक्शन का साइन भी यूज़ कर सकते हैं। उसको अपेंड के लिए अपेंड का साइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो जिस तरह मैं इसको पहले सिंपल ये कमांड चला के दिखा देता हूँ। वो कहता है वाई इज़ इनवैलिड ऑप्शन। ठीक है, तो इसी को हम टू अपेंड कर लेते हैं, इसी फाइल को std एरर। तो मैं इस फाइल को एक दफ़ा कैट करके दिखा देता हूँ। पहले उसने आउटपुट थी हमारे पास z इनवैलिड ऑप्शन, अब y इनवैलिड ऑप्शन आ गया। अब हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट और साथ उसके एरर्स, यानी हम इकट्ठी दो कमांड को इकट्ठे दो आउटपुट्स को रीडायरेक्शंस को यूज़ करेंगे। सबसे पहले एक रीडायरेक्शन था एंड, और इसका मतलब ये है स्टैंडर्ड आउटपुट और एंड एरर। ls/bin/test /bin/test की उधर रिजल्ट एक फ़ाइल पड़ी हुई है बिन के अंदर। तो मैं इधर ABC करके कुछ करके सर्च कर लेता हूँ। मुझे कहता है नो सच अ फाइल ऑफ डायरेक्टरी। तो मैं इसको यूज़ करूँगा एंड साइन, ये एंड का साइन, इसको मैं कर देता हूँ यूज़ कर देता हूँ std आउट एरर। तो अब जो रिज़ल्ट आया था वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, कैट जो आउटपुट थी, एरर आउटपुट थी, वो कहाँ फाइल के अंदर ऐड होगी। इसी तरह अगर मैं ls स्लैश करता हूँ तो मेरे पास ये सारे फोल्डर आ रहे थे। तो मैं ये इसके साथ यूज़ करता हूँ एंड साइन का, इसको अपेंड कर लेता हूँ std आउट एरर। ठीक हो गया। तो इसके मैं कैट करके दिखाता हूँ std आउट एरर। तो वो उस फाइल के अंदर पेंड कर लिया था, जो डाटा आउटपुट थी वो सारी की सारी हमारे पास यहाँ पे शो होगी। बिन, बूट, डेव, etc सारी की सारी हमारे पास फाइल के अंदर
आउटपुट चलेगी बजाय इसके वो टर्मिनल पे हमारे पास शो हो। अच्छा, अब हम यूज़ कर लेते अब हम यूज़ करते हैं दूसरा साइन, डेव स्लैश टू स्लैश स्लैश डेव स्लैश नल बिट बकेट के लिए। तो उसको हम यूज़ करते हैं, किस तरह कर लेते हैं, एल एस माइनस वाई ए एच, कहते हैं वाई इज़ इनवैलिड ऑप्शन। तो मैं इसकी आउटपुट को कहाँ पे भेज देता हूँ, स्लैश नल, यानी जो इसका एरर आया है वो उसको कहाँ फेंक देता हूँ, डल नल में, बिट बकेट में, ब्लैक होल में उसके एरर को ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो वो सारा हमारे पास उधर चला जाएगा, ये फाइल के अंदर सेव नहीं हो रहा। ये अनवांटेड डाटा था, आउटपुट थी जो डिलीट हो गई स्लैश डेव स्लैश नल के अंदर। ये थे हमारे पास आउटपुट रिडायरेक्शंस थे। सबसे पहले आउटपुट रिडायरेक्शन ये था ओवरराइड के लिए, दूसरा अपेंड के लिए, तीसरा स्टैंडर्ड एरर के लिए, चौथा जो था हमारे पास वो था स्टैंडर्ड आउटपुट एंड एरर के लिए। उसके बाद पांचवा जो था हमारे पास वो बिट बकेट के लिए, ब्लैक होल के लिए, स्लैश डेव स्लैश नल। ये इसमें पूरी कमांडें इस तरह है। ठीक है, अब हम यूज़ करते हैं इनपुट रिडक्शन। इनपुट रिडक्शन के लिए हमारे पास एक साइन ये साइन है इनपुट रिडक्शन के लिए कि अगर हमने रन टाइम पे कोई इनपुट लेनी है तो उसके लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं। अच्छा, इस साइन के लिए किस तरह यूज़ कर लेते हैं, कैट, इसको नाम दे देता हूँ std in का .txt, तो नो सच अ फाइल और डायरेक्टरी। अच्छा, तो इसके लिए सबसे पहले इस फाइल को हम क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हम कैट करते हैं। तो हमारे पास इस फाइल के अंदर फ़िलहाल कुछ नहीं है। तो स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए हमारे पास कैट etc ठीक है। अब इसमें मैं लिखता हूँ माई नेम इज़ अली, कंट्रोल-C। तो मैं इसको फाइल को रीड करता हूँ, तो इसमें कुछ आता है हमारे पास, कुछ नहीं आ रहा आउटपुट। चलो मैं आपको ये देख के नेक्स्ट टाइम आपको करवा दूंगा कि ये साइन इनपुट रिडक्शन का साइन क्यों नहीं ये चल रहा। असल में चल है तो इनपुट रिडक्शन का साइन यही है, लेकिन यहाँ पे काम नहीं कर रहा। शायद कोई एक दफ़ा इसको दोबारा ट्राई करके देख लेते हैं। नो सच अ फाइल डायरेक्टरी। चलें, इसको नेक्स्ट टाइम हम करेंगे अगले टॉपिक के अंदर। इसको फ़िलहाल हम देखते हैं आगे इसको में क्या इशू है कि क्यों नहीं कर रहा साइन। तो इसका रिडक्शन का यही है, तो मैं लास्ट में आपको देख के करवा दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हम अपने डाटा को, उसके बाद हम देखते हैं कि मल्टी यूज़र टारगेट के अंदर स्विच और लॉगिन किस तरह किया जा सकता है। अभी हम जिसके अंदर बैठे हैं, जिस टारगेट के अंदर बैठे हैं, वो ग्राफिकल टारगेट है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह हम स्विच करते हैं। एक तरीका तो यही है कि हम अपने ग्राफिकल टारगेट के अंदर सिस्टम डी ग्राफिकल टारगेट, ठीक हो गया, सिस्टम डी टारगेट कंट्रोल शिफ्ट, अच्छा
कंट्रोल 2। अच्छा, एक लॉगिन इन स्विच यूज़र है मल्टी यूज़र टारगेट। मल्टी यूज़र टारगेट के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कौन सा टारगेट चल रहा है। सिस्टम सॉरी सिस्टम CTL सेट सिस्टम CTL गेट डैश डिफ़ॉल्ट। चेक करके बता देता हूँ कि क्या हमारे पास सिस्टम CTL गेट डैश डिफ़ॉल्ट करके मैंने देखा कि हमारे पास कौन सा स्टेम टारगेट सेट है बाय डिफ़ॉल्ट, कौन सा टारगेट सेट है, ग्राफिकल टारगेट सेट है। तो हम इसको किसी और टारगेट में स्विच कर लेते हैं या आइसोलेट कर लेते हैं। इसको आइसोलेट कौन सा टारगेट कर लेते हैं। आगे उसने बता दिया है कि रेस्क्यू टारगेट, तो मैं इसको कर लेता हूँ मल्टी यूज़र टारगेट। जब मैं इसको आइसोलेट करता हूँ तो मल्टी यूज़र टारगेट में चला गया। यहाँ इसको मैं लॉगिन करता हूँ रूट के थ्रू, पासवर्ड इसका मैं रेड हैट देता हूँ तो ये मेरे पर लॉगिन हो गया। तो अब मैं इसको चेक करता हूँ कि इसका कौन सा टारगेट है। अभी भी इसका डिफ़ॉल्ट ग्राफिकल टारगेट, क्योंकि हमने सिर्फ स्विच किया, इसका ग्राफिकल टारगेट चेंज नहीं किया, डिफ़ॉल्ट टारगेट चेंज नहीं किया। तो उसको मैं दोबारा आइसोलेट स्विच कर लेता हूँ ग्राफिकल टारगेट के अंदर। रूट यूज़र से लॉगिन कर लिया, पासवर्ड रेड हैट। अच्छा, अब हम इसका सिस्टम ग्राफिकल टारगेट जो था बाय डिफ़ॉल्ट जो था वो हम उसको चेंज करके देखते हैं। सिस्टम CTL गेट डैश डिफ़ॉल्ट ये था ग्राफिकल टारगेट था, हम इसको चेंज करके देखते हैं। सिस्टम CTL सेट डैश डिफ़ॉल्ट मैं कर देता हूँ मल्टी यूज़र टारगेट। तो अब ये मल्टी यूज़र टारगेट रीसेट हो गया। जिसका मैं मशीन को रीबूट करके देखता हूँ, तो जब मशीन रीबूट होके आएगी तो हमारे पास ग्राफिकल टारगेट नहीं होगा, इसका कौन सा हो जाएगा, मल्टी यूज़र टारगेट होगा जो CLI टारगेट है। डायरेक्ट देखिए अभी वो हमारे पास कहाँ लॉगिन हो गया, CLI मोड के अंदर। तो उसका मैं चेक करके दिखाता हूँ। सेट डैश डिफ़ॉल्ट मल्टी यूज़र टारगेट, तो इसको मैं दोबारा सेट करता हूँ ग्राफिकल टारगेट के अंदर। दोबारा ग्राफिकल टारगेट के अंदर सेट हो गया। तो इसको मैं रीबूट नहीं करता मशीन को, अब सिंपल मैं मशीन को आइसोलेट करता हूँ। टारगेट को सिंपल टारगेट को मैं आइसोलेट करता हूँ किसके अंदर, ग्राफिकल टारगेट के अंदर। तो ये आइसोलेट हो गया। ठीक होगी, ये हमने कवर कर लिया टॉपिक लॉगिन एंड स्विच मल्टी यूज़र टारगेट्स। उसके बाद हम देख लेते हैं आर्काइव, कंप्रेस एंड अनकम्प्रेस डेटा। तो सबसे पहले हम आर्काइव के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं। टार का एक टूल है, एक gzip का टूल है और एक bzip2 का टूल है। ठीक है, हम इसको बारी बारी यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले हम /cd पे आए थे। यहाँ पे हम सबसे पहले टार यूज़ करते हैं। टार को यूज़ करने के लिए कमांड टार, इसको क्रिएट करना है। आर्काइव क्रिएट करने के लिए cvf
किसी का भी बना लेते हैं बूट फोल्डर का। सबसे पहले बूट का जब हमने बनाना है तो नाम उसको मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बूट फोल्डर का बैकअप लिया है, उसका आर्काइव बनाया है, तो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए नाम मैं बूट रख लेता हूँ। इसकी एक्सटेंशन होती टार, आगे मैं जिसका बनाना उस फोल्डर का नाम, यानी ये डेस्टिनेशन, ये सोर्स। तो मैं एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास बैकअप बन गया, आर्काइव हो गया। इसका मैं साइज़ देखता हूँ क्या साइज़ है, बूट डॉट टार, इसका साइज़ है 99 MB। अब इसी को मैं gzip में क्रिएट कर लेता हूँ। gzip में करने के लिए बूट डॉट टार, बूट डॉट टार डॉट एक्सटेंशन इसकी gz, ठीक हो गया। इसको एंटर करता हूँ, बन गया डॉट टार में gz में ये चेंज हो गया इसकी। अब मैं साइज़ देखता हूँ, इसका साइज़ क्या है 91 MB, यानी ये हाईली कंप्रेस हो गया इसके, यानी कंप्रेस हो गया 99 MB से 91 MB तक। अब इसको मैं ये gzip किया था, अब इसको जी अनजिप करके देख लेते हैं कि अनकम्प्रेस इसको करके देख लेते हैं क्या तरीका है इसका अनकम्प्रेस का। तो बूट डॉट टार डॉट gz, तो वापस etc डॉट टार के अंदर आ गया। तो etc डॉट टार को, बूट डॉट टार को मैं डिलीट करता हूँ। अब दोबारा मैं टार डॉट zcvf, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं gzip, हमने पहले 2 स्टेप में एक फाइल बनाई थी gzip की, पहले टार किया था, टार के बाद उसको gzip किया था। अब हम एक ही कमांड के थ्रू, टार के थ्रू ही z का स्विच लगाएंगे। तो z का स्विच ये काम कर रहा है कि उसको gzip में कन्वर्ट कर देगा, ऑलरेडी क्रिएट कर देगा। बूट डॉट टार एग्जाम्पल वही है, बूट सबसे पहले डेस्टिनेशन, फिर बाद में सोर्स। अब इसका जो साइज़ है वो चाहे देख लेते हैं। दोनों तरीकों से हमने gz बना के देखी 91 MB। अब इसी को अनटार करने के लिए, यानी कि अनटार कह रहा हूँ, सॉरी, जी अनजिप करने के लिए उसी तरह कमांड वही है, टार xvf बूट डॉट टार डॉट gz। सॉरी, इसका बूट का फोल्डर ऑलरेडी पड़ा हुआ था इसलिए उसने उसको शो नहीं करवाया। तो हम इसको मूव कर लेते हैं किसी और डायरेक्टरी के ऊपर। एक मिनट, मैं पहले परमिशन देख लूँ, बूट फोल्डर की परमिशन चेंज तो नहीं हो गई। शिट, बूट फोल्डर की परमिशंस चेंज हो गई हैं सारी की सारी, क्योंकि हमने उसी पे रेड पे कर दिया सारा, तो वो सारी परमिशंस चेंज हो गई हैं। चलें, इसकी मैं परमिशंस को बाद में देख कर सेट कर लूँगा। हम अपना आगे काम करते हैं। स्लैश, इसको मैं मूव कर लेता हूँ, बी मूव डॉट टार डॉट डेस्कटॉप के ऊपर, स्लैश रूट स्लैश डेस्कटॉप, तो रूट स्लैश डेस्कटॉप। इसको मैं टार करता हूँ, सबसे पहले इसको जी अनजिप करता हूँ। जी अनजिप करने के लिए xvf बूट डॉट डॉट gz। अच्छा, जी अनजिप हो गया। इस फोल्डर को मैं दोबारा, इस फोल्डर को जो टार था, टार को हम जी अनजिप करके इसको दोबारा टार में कन्वर्ट कर लेते हैं, बूट डॉट टार डॉट जी अनजिप। दोनों तरीक़ों से मैंने बता दिया। टार के थ्रू भी हम इसको gzip बना सकते हैं फाइल, और टार के थ्रू भी जी अनजिप कर सकते हैं, gzip की कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं, और जी अनजिप की कमांड के थ्रू भी। टार को जो बनी है, टार को भी अनटार करने के लिए xvf बूट डॉट टार, सबसे पहले मैं बूट का फोल्डर डिलीट कर देता हूँ, टार xvf बूट डॉट टार, ठीक हो गया। अब हम इसी बूट डॉट टार को bgzip 2 में करेंगे। bgzip 2 में करने के लिए bgzip 2 बूट डॉट टार डॉट
BZ2। ठीक हो गया। इसका साइज देख लेते हैं क्या है हमारे पास। इसका साइज 114 MB आ गया कि उसने इसको कंप्रेस करके उसका साइज इंक्रीज कर दिया, क्योंकि उसने इसको हाईली कंप्रेस करने की कोशिश की थी, बीजिप करने की कोशिश की थी। इसी तरह इसका दूसरा तरीका ये है कि हम बी अनजिप करते हैं। बी अनजिप करने के लिए बी अनजिप 2 कमांड है, उसके बाद boot.tar.bz2। ठीक हो गया। अब एक तरीका तो ये था कि हमने कमांड यूज़ कर ली bzip2 की और बी अनजिप 2 की। उसके बाद अब हम यूज़ करते हैं इसकी दूसरी कमांड, टार के थ्रू हम इसको करने की कोशिश करते हैं। टार -JCVF, उधर Z था सिंपल टार के लिए, CVF gzip के लिए Z और bzip के लिए J। तो बूट अपनी आसानी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने नाम रख दिया boot.tar.bz2, आगे फोल्डर का नेम। ठीक हो गया। उसी तरीके से दो तरीकों से हम निकाले। इसी को हम एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कमांड वही है, XVF ही है। बूट, पहले बूट का फोल्डर डिलीट कर देता हूँ मैं। tar XVF boot.tar.bz2। ठीक हो गया। अब हमारे पास अभी हमने क्या क्या कवर कर लिया। एक हमने देख लिया एक्सेस शेल के ऊपर, शेल प्रॉम्प्ट के ऊपर कमांड लाइन का क्या सिंटैक्स है, किस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं, कमांड लाइन कितनी टाइप्स की होती हैं, एलियस क्या होते हैं, इंटरनल कमांड्स क्या होती हैं, एक्सटर्नल कमांड्स क्या होती हैं। उसके बाद हमने देख लिया इनपुट एंड आउटपुट रिडक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद हमने देख लिया लॉगिन, हम मल्टी यूज़र टारगेट्स के अंदर किस तरह लॉगिन कर सकते हैं, किस तरह स्विच कर सकते हैं। उसके बाद हमने देख लिया आर्काइव एंड अनकम्प्रेस्ड टार gzip एंड bz2 के थ्रू हमने फाइल को आर्काइव भी कर लिया, कंप्रेस भी कर लिया, अनपैक भी कर लिया, अनकम्प्रेस भी कर लिया। ओके गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। बाकी टॉपिक्स हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। बाकी टॉपिक्स हम अगले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।